अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की इस साल की दूसरी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अभी उन्होंने उसको पब्लिश किया आज, और इसको कल वो प्रेजेंट करेंगे। कल यानी 6 मई को ये प्रेजेंट करने वाली है कंपनी। और मैं इस तरह की चीज़ों पे पहले ही काफ़ी नज़र रखता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कंपनी की तरफ से। ये कोई मार्केट से सुनी सुनाई इसमें ख़बर नहीं होती। ये इट्स लाइक कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसकी बेस पे, और कंपनी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। तो ये आप देख सकते हैं कल उन्होंने ये प्रेजेंट करनी है, और इसके लिए हम रजिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन पहले ये जो प्रेजेंटेशन है ये कंपनीज रिलीज कर देती हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें एंग्रो फर्टिलाइजर की इसी तरह की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी, प्रेजेंटेशन, उसको हमने डिटेल से देखा था। और एफएफसी की अब आई है, तो इसको देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें हमें फर्टिलाइज़र जो सेक्टर है उसके ओवरऑल भी हमें परफॉर्मेंस का भी पता चल रहा होगा, और इसके अंदर कुछ कंपैरिजन भी हैं एफएफसी के और एंग्रो फर्टिलाइजर के भी। जैसा कि आप ये देखें कि किसका कितना मार्केट शेयर है यूरिया में सेल्स में, और डीएपी की सेल्स में। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से पता चल सकती हैं। और उसके बाद कुछ इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पहले क्वार्टर की जो रही हैं उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, और फिर इनके जो चैलेंजेस हैं वो भी सारा कुछ इसमें मेंशन है। अब इसको हम टॉप टू बॉटम पढ़ लेंगे, और इसमें मकसद यही होगा कि हम अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालें कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, और क्या इसमें अभी इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है। इसकी अगर मैं आपको दिखा दूं टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो इसमें पहले एग्री इकोनॉमिक्स की बात होगी, बिजनेस हाइलाइट्स और चैलेंजेस भी उन्होंने मेंशन किए हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू है, ग्रुप फाइनेंशियल स्नैपशॉट, ओके चलें इसको भी देख लेंगे। इसमें पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस दी होगी दरअसल। फिर बाद में क्वेश्चन आंसर का जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये कल जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन उनकी कंपनी के कोई रिप्रेजेंटेटिव डिलीवर करेंगे वो उसमें उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बाकी सारी रिपोर्ट पढ़ने से पहले मैं आपको जो हाइलाइट्स और चैलेंजेस है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जनवरी से मार्च पहले क्वार्टर के लिए इन्होंने जो ब्राइट साइड लिखी है कि इनके पॉजिटिव्स क्या रहे हैं। पहली चीज़ तो ये इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी 13.3 अरब रुपए थी। इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड इनकम जो थी इनको 7.4 बिलियन रुपए इन्होंने उस मद में कमाए हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, और मर्जर भी कुछ उन्होंने किया है। फिर एक इन्होंने ये लिखा है सक्सेसफुल टीए विद जीरो TRIR। अच्छा जी, तो ये चूंकि मैं एक इंडस्ट्री में पहले काम किया करता था, तो ये टीए का मतलब है कि टर्न अराउंड, तो प्लांट का कोई ओवरहॉल हो रहा होगा या उसकी मेंटेनेंस हो रही होगी। जीरो TRIR इसका मतलब ये है कि टोटल रिकॉर्डेबल इंजरी रेट। तो किसी इंजरी के बगैर उन्होंने सक्सेसफुल टर्न अराउंड उन्होंने किया अपने प्लांट का, प्लांट 1 और प्लांट 4 का। उसके बाद प्रोडक्शन शेयर इन्होंने लिखा 40% एंड इन्वेंट्री शेयर 16%। इसके वाले से मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे एक स्लाइड में मिलेगी, जहाँ एफएफसी वर्सेस रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री उसका कंपैरिजन दिया है। और फिर इन्होंने ग्रे साइड लिखी है, इसका मतलब ये है कि इनके जो चैलेंजेस हैं लॉन्ग सप्लाई मार्केट। पहली चीज़ तो ये इन्होंने लिखी है चैलेंजेस ऑफ इन्वेंट्री लिक्विडेशन। तो एंग्रो फर्टिलाइजर की जो हमने प्रेजेंटेशन देखी थी उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि उनके पास अभी एक्सेस इन्वेंट्री है जो कि पिछले साल से नहीं सेल हुई। तो ये लॉन्ग सप्लाई मार्केट, इसका मतलब ये लॉन्ग मार्केट का कि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है बेचने के लिए। तो इनका अब चूंकि वो पूरी मार्केट का वही चैलेंज है, तो ये एंग्रो फर्टिलाइजर की तरह एफएफसी का भी पहला ये चैलेंजेस है कि अपनी इन्वेंट्री को जो लिक्विडेट करना वो आसान नहीं है उनके लिए। उसके बाद राइजिंग फॉस्फोरस एसिड प्राइसेस लीडिंग टू हायर डीएपी कॉस्ट। तो ये फॉस एसिड लिखा हुआ है, आई बिलीव ये फॉस्फोरस एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड है। तो इसको देख लेते हैं। जी जी, ये बिल्कुल ये फॉस्फोरिक एसिड ही है। तो अगर हम इस पे वापस आएँ तो डेफिनेटली जब इनपुट्स की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उससे अफेक्ट होती है। तो ये डीएपी के केस में ये है। इकोनॉमिक हाइलाइट्स को अगर हम देख लें तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है पाकिस्तान में वो 1.2% रही है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में, और पिछले साल 8.1% थी। ये SPLY का मतलब ये सेम पॉइंट लास्ट ईयर। तो डेफिनेटली ये एक कंसर्न भी है। और जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो 100 बेस पॉइंट्स उसकी रिडक्शन हुई थी, तो ये 13 से 12% पे चला गया था जनवरी 2025 में। लेकिन आज की ही दरअसल न्यूज़ है कि ये अब और 100 बेस पॉइंट्स कट हुआ और 12% से 11% पे चला गया। तो अब जो पॉलिसी रेट है वो 11% है, और कल से ये एप्लीकेबल होगा, यानी 6 मार्च 2025 से। और इन्फ्लेशन को अगर देखें तो ये इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत कम हुई है, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी रही है।
0.7 थी मार्च 2025 में, जबकि पिछले साल इसी पॉइंट पे 20.7% थी। तो इस सिलसिले को अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें। फिर इन्होंने जिक्र किया है कि चैलेंजिंग फार्म इकोनॉमिक्स, और इन्होंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनके आगे ये बेस सेट हो जाएगी हमें आगे जो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको अंडरस्टैंड करने में, कि ओवरऑल एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमिक्स हैं उनमें क्या सिनेरियो है। पहला उन्होंने दिया चैलेंजिंग डेवलपमेंट ऑफ मार्केट शिफ्टिंग फ्रॉम सपोर्ट प्राइसेस टू फ्री मार्केट। पहले सपोर्ट प्राइसेस होती थी जिसमें फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस मिला करती थी अपनी वीट अपनी जो क्रॉप है उसकी, लेकिन अब फ्री मार्केट है, मार्केट डिसाइड करेगी कि क्या एक्चुअल प्राइस होगी किसी भी क्रॉप की। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ये है कि ये जो सपोर्ट प्राइसेस हैं ये गवर्नमेंट ने इसलिए ख़त्म किए क्योंकि वो IMF के जो स्कीम है उसके अंदर है, जो लोन उनसे लिए हुए हैं, और उन्होंने गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो अब सपोर्ट प्राइसेस नहीं सेट करें। और खैर ये अब सिचुएशन है। और उसके बाद नेट फार्म इनकम जो है वो काफ़ी कम हुई है पिछले सालों में। इनपुट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी हैं, फ्यूल, सीड, यूटिलिटीज़ और लैंड लीजेस जो जिसको हम आम ज़बान में ठेका बोला जाता है वो भी बढ़ा है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। और अगर यहाँ पे देखा जाए वीट और ये जो क्रॉप्स हैं इनकी नेट इनकम रुपीज़ में दी हुई है पर एकड़। तो 2021-22 में 27,930 रुपये थी वीट के लिए, गंदम के लिए, जबकि आज अभी है 6,295। तो ये तो काफ़ी कम हुई है। इसी तरह कॉटन की अगर देखें 64,679 था, और जो कि अब रह गई है 4,917। शुगर केन इसकी ज़रा बढ़ी है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 26,000 से 2023-24 में 1,24,000 तक गई थी, और फिर अब 48,000 तक है, पिछले साल की निस्बत कम हुई है। और अगर चावल को देखें तो इसकी भी कम हुई है, 30,000 थी आज से 3 साल पहले, और आज है 25,676 रुपये पर एकड़ इनकम। तो इस सारे को अगर हम देखें तो जो फार्मर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उन्होंने मुनाफा कमाना है, वो पर एकड़ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। अब ये हाइलाइट्स और चैलेंजेस मैंने आपको दरअसल पहले दिखा दिए हैं, तो इससे अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। सोना सेंटर्स का इन्होंने इधर जिक्र किया है, ये इनका इनिशिएटिव है जिसमें कोई 100 सेंटर है इनके अक्रॉस पाकिस्तान। 81,000 फार्मर हैं रजिस्टर्ड इनके साथ। लैंड कवरेज इन्होंने दी हुई है 1.1 मिलियन एकर्स। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना इफेक्टिव है, लेकिन इनमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 7 बैंक्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है, जिनमें से 4 जो हैं वो बगैर किसी कोलेटरल रखे हुए लोन्स भी दे रहे हैं। तो कोई चीज़ इसका मतलब ये गिरवी रखे बगैर लोन्स दिए जा रहे हैं पॉसिबली फार्मर्स को ही। तो लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ऑन बोर्ड, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी फिर इसमें डेफिनेटली ऑन बोर्ड हैं। इनका जी फाइनेंशियल ओवरव्यू देख लें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड मैं कहूँगा है। रेवेन्यू इनका 63.6 बिलियन रुपीज़ रहा है अभी पहले क्वार्टर में। लास्ट ईयर इनका 58.4 बिलियन था। ग्रॉस प्रॉफिट इनका 22.6 बिलियन रहा है, लास्ट ईयर 17.3 बिलियन था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 16.6 बिलियन रहा है, लास्ट ईयर 12.1 बिलियन था। डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट इनकम इनकी दरअसल कम हुई है, लास्ट ईयर 10.3 बिलियन थी पहले क्वार्टर में, और इस साल 7.4 बिलियन है, ये थोड़ी इनकी कम हुई है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़, इनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ी है, 9.33 रुपीज़ पे गई है लास्ट ईयर, जबकि 8.27 था। और हमने ईफर्ट के केस में देखा था उनकी कम हुई है लेकिन इनकी बढ़ी है। लेकिन हमें ये चीज़ भी तो देखनी है, इनके पास एक सिग्निफिकेंट जो चंक है ना इनकी इनकम का, वो जो इनकी डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट इनकम है उधर से भी आ रहा है, ये आप जिस तरह यहाँ से देख सकते हैं। तो इनके जो वेंचर्स हैं और इनकी जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं उनका भी आगे जिक्र है, तो उसको भी हम देखेंगे कि वहाँ से कितना इनको प्रॉफिटेबिलिटी उधर से हो रही है, उधर से कितनी इनको इनकम आ रही है। टोटल इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 13.3 बिलियन रहा है, लास्ट ईयर 10.5 बिलियन था, डेफिनेटली बढ़ा है। तो ये इनकी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उसकी समरी देखें तो ये इट लुक्स क्वाइट हेल्दी। अब आगे चलते हुए प्रॉफिटेबिलिटी का ब्रेकडाउन कर लेते हैं कि जो 13.3 बिलियन का इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रही है उसमें इन्होंने लिखा है कि फर्टिलाइजर बिजनेस ने 61% कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बाकी डिविडेंड इनकम थी और इन्वेस्टमेंट इनकम थी जो कि हमने ऊपर देख लिया। अब ये है फाइनेंशियल पोजीशन ओवरव्यू, और ये क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर नहीं है, ये मार्च 2025 पे जो क्वार्टर खत्म हुआ उसका कंपैरिजन है। पिछले साल दिसंबर 2024 में जो क्वार्टर खत्म हुआ उस वक्त क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी और आज
एक क्वार्टर बाद क्या है। तो इसमें जो इक्विटी एंड रिजर्व्स हैं इनके वो कम हुए हैं, 115 बिलियन पे आई है बात, और लास्ट जो क्वार्टर था उसमें 132 बिलियन थी। अब ये चूंकि उनकी इक्विटी और जो रिजर्व्स हैं वो कम हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने रिजर्व्स को कहीं यूज़ किया किसी जगह पे। तो इसकी ज़्यादा डिटेल हमें जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है क्वार्टर की, तो उसमें भी हमें देखने को मिल सकती है अगर हम उसको एक्सप्लोर करें। स्टॉक इन ट्रेड इस क्वार्टर में 43 बिलियन है, लास्ट क्वार्टर में 24 बिलियन था। इसका मतलब ये है कि इनका दे हैव मोर स्टॉक ऑन हैंड, तो इनके पास अभी ज़्यादा स्टॉक है जो कि तकरीबन 43 बिलियन का है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो इनकी हैं वो 12 बिलियन पे आई हैं, पिछले साल 31 बिलियन पे थी, तो ये कुछ पॉजिटिव कंसिडर होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है इनकी वो 140 बिलियन पे आई हैं, लास्ट ईयर 204 बिलियन पे था। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनकी कम हुई हैं तो इन्होंने जो ये कैश है ये इन्होंने कहीं यूज़ किया, तो जो कि मे बी ऑपरेशंस के लिए हो, मे बी डिविडेंड्स देने के लिए हो। तो दिस इजंट लाइक ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट से भी तो इनकम आती है, तो ये वाला कैश कहीं यूज़ हुआ है। उसके बाद डेट टू एक्विटी अगर हम देखें तो ये मार्च अभी के जो क्वार्टर एंड हुआ उस पर 20 to 80% था, और दिसंबर 2024 तक ये 19 से 81% तक था। अब जो डेट टू एक्विटी रेशियो है ये बताती है कि कंपनी ने कितना फाइनेंशियल लेवरेज लिया हुआ है, कितना वो डेट यूज़ कर रही है रिलेटिव टू द एक्विटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। तो इसमें कोई खातर खा ना इजाफा है ना उसमें कमी है। फिर अगला जिक्र है करंट रेशियो का, तो ये अभी रिसेंटली 1.06 टाइम्स है, दिसंबर 2024 तक ये 1.14 टाइम्स थी, तो ये कम हुई है। अब करंट रेशियो जो होती है, ये करंट रेशियो दरअसल जो करंट एसेट्स हैं कंपनी के डिवाइडेड बाय इट्स लाइबिलिटीज़। तो अगर लाइबिलिटीज़ कंपनी की बढ़ती हैं तो ये नंबर कम होगा, क्योंकि लाइबिलिटी नीचे है, उस डिवाइड कर रहा है करंट जो एसेट्स हैं उनको। तो लाइबिलिटीज़ कंपनी की बढ़ी हैं, इसी वजह से ये जो नंबर है ये कम हुआ है। और लाइबिलिटीज़ जैसा कि हमने पहले इधर देख लिया, इनकी रिपोर्ट से हमें पता चल गया दे हैव मोर स्टॉक ऑन हैंड, जो कि इनको सेल करना है और एक स्लो मार्केट में। तो इस वजह से आई बिलीव कि ये करंट रेशियो इनकी कम हुई है। इनके KPIs को अगर हम देखें प्रोडक्शन और इम्पोर्ट को, तो इन्होंने लिखा है कि पिछले साल पहले क्वार्टर में 2024 में 654 किलो टन था सोना पी, सोना जी और ये सारे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे ही कम हुए हैं। और इस पहले क्वार्टर में इन्वेंट्री इनकी बढ़ी है, ये आप देखेंगे पिछले साल 31 इन्होंने लिखा हुआ है, इस साल 132 है। आई एम नॉट श्योर कि ये यूनिट क्या है, लेकिन किलो टन होना चाहिए। तो सेम विद डीएपी की भी आप देखें 10 टाइम्स ज़्यादा इन्वेंट्री है अभी पहले क्वार्टर में। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सारे फर्टिलाइजर सेक्टर पे आप नज़र रखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि FFC, ईफर्ट और फातिमा फर्टिलाइजर लिस्टेड है। फातिमा फर्टिलाइजर के वाले से भी इधर एक चीज़ है जो कि मैं पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो भी चलें आपको पहले ही बता देते हैं। फातिमा फर्टिलाइजर ने 2024 में यूरिया का मार्केट शेयर 15% था, इस साल 19% हो गया। और FFC का 45 से 49% हुआ है। एंग्रो फर्टिलाइजर का कम हुआ है, 34% से 24% पे आया। DAP का अगर देखें तो DAP में FFC 66 से 63 पे आया। ईफर्ट भी कम हुआ है, 28 से 17 पे आया, जबकि फातिमा फर्टिलाइजर 2 से 5 पे आया। बाकी सारा इम्पोर्टेड DAP यूज़ होता रहा। और लोकल और इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं यूरिया की, उनमें जो फ़र्क है वो 3295 का है अभी लेटेस्ट जो है पर बैग। और इन्होंने लिखा है कि बेनिफिट ऑफ $135 मिलियन पास्ड ऑन टू द फार्मर्स ड्यूरिंग Q1। तो आई एम नॉट श्योर कि ये किस तरह कह रहे हैं कि ये इन्होंने पास ऑन किया है ये वाला जो बेनिफिट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जो फार्मर था उसको जो प्राइसेस इंपोर्ट करके मिल रही हैं उससे कम पे इधर लोकल मार्केट में मिल रहा है। तो ये सारा उनको ये एक तरह से दिखा रहे हैं कि ये इनको फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। ये पूरे FFC ग्रुप की परफॉर्मेंस है। आप अगर देखें तो Q1 का सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है, इनकी अपनी और इंक्लूडिंग इनकी सब्सिडरीज और जो इनके एसोसिएट्स हैं उनकी भी सारा कम्युलेटिव इन्होंने फाइनेंशियल जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उसका बताया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17.6 बिलियन था FFC का, जो जैसा कि हमने देखा 11.1 बिलियन रहा है। सब्सिडरीज 1.6 बिलियन इन्होंने कमा के दिया, और एसोसिएट्स जो हैं वो 4.9 बिलियन रहा है। एसोसिएट्स में सबसे बड़ा जो है वो अस्करी बैंक है इनका, और फिर
हबको भी है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। रेवेन्यू में इनका 76 बिलियन रहा है, एफएफसी का 64 बिलियन था। एनर्जी, एफएफसी एनर्जी ये आप देख लें इनकी सब्सिडरी है, उधर से इनको 2 बिलियन आया, फूड से 10 बिलियन। तो इसके अलावा इनके जो विंड एनर्जी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, और इनका फौजी फूड्स आप देख सकते हैं, और फौजी पावर कंपनी लिमिटेड है, फिर फौजी फ्रेश फ्रीज है, ये इनकी सब्सिडरीज हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 26 बिलियन का था, पिछले साल यही ग्रॉस प्रॉफिट 19 बिलियन पे था, तो डेफिनेटली बढ़ा है। अदर इनकम इनकी 5 बिलियन रही है, जिसमें 4.5 बिलियन एफएफसी से आई है, और बाकियों का मिला के 654 मिलियन रुपीस था। पिछले साल ये 5 बिलियन ही थी, तो इसमें अदर इनकम में इनका चेंज नहीं आया। लेकिन ये देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला सेक्शन अगर आप देखें कि एफएफसी कितना वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। एग्रो फर्टिलाइजर का जो कोर फोकस है वो अपना बिजनेस ही है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इनको डिविडेंड्स भी आते हैं दूसरी इनकी सब्सिडरी से, एसोसिएट से, और इनकी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो लाइक एफएफसी ये एक बड़ा अच्छा स्टॉक है अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, एफएफसी शरिया कंप्लायंट स्टॉक नहीं है, जबकि एग्रो फर्टिलाइजर है। लेकिन अब जो सिचुएशन थी, ये स्लाइड हमने अभी इधर पहले देखी थी, तो इसको देख के हमें फार्मा फर्टिलाइजर पे भी अब नज़र रखनी चाहिए। तो इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो कल अगर आप देखें यहाँ पे, तो पहला ये नोटिफिकेशन का पहला पेज है, इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड कॉर्पोरेट ब्रीफिंग स्केड्यूल ऑन May 6। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है। पहली चीज़ तो आप ये करें कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आ जाएं, यहाँ एफएफसी का आप ये टिकर सिंबल खोल लें। इसके बाद आपने जाना है, इधर अनाउंसमेंट्स आती हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, अदर्स में जाएंगे आप। ये प्रेजेंटेशन आप देखें कि इन्होंने अभी ये पब्लिश की है आज के दिन में, लेकिन अप्रैल 29 को इन्होंने सेकेंड कॉर्पोरेट ब्रीफिंग जो 3 की उसका इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। इसको हम देख लेते हैं, इसमें तरीका होगा कि हम इसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है, ये कल 11 बजे होगी पाकिस्तान टाइम पे 6 मई को, और ये लिंक मैं इधर से कॉपी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मैं ये खुद टाइप करके मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा। आप यहाँ पे जाके मीटिंग ये वाली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ और रूल्स भी लिखे हुए हैं, तो ये नोटिफिकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो वीडियो यहाँ तक देखी तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका एफएफसी के बारे में क्या ख्याल है, और इस रिपोर्ट से आपको क्या इंडिकेशन मिली है। शुड वी कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन एफएफसी, या आपको लगता है कि अभी फर्टिलाइजर सेक्टर में हमें कुछ थोड़ी नज़र रखनी चाहिए और कुछ और सिक्लिकल सेक्टर्स को देखना चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से हम सबको कुछ सीखने को ही मिला होगा। अभी स्क्रीन पे कुछ एक प्लेलिस्ट मैं लगा दूंगा जिसमें एफएफसी की वीडियोस हैं जो कि मैंने अभी तक बनाई हैं। तो अगर आप एफएफसी में इंटरेस्टेड हैं तो उनमें से कोई एक वीडियो आपके इंटरेस्ट की हो सकती है। वीडियो यहाँ तक देखी तो स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।